मैंने आपका कहने का मतलब है कि सीपी सिंह जो है उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं, आप उन्हें रांची का जो सियासी विरासत है इसे एक युवा पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। तो क्या वह युवा पीढ़ी सिर्फ संदीप वर्मा ही होगा? और अगर आप 28 वर्षों में इसका समाधान नहीं कर पाए तो अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे? और उन 5 वर्षों को भी अगर खराब कर देंगे तो रांची की जनता तो और पीछे जाएगी। सीधे तौर पर किसी के पुत्रवधू, किसी के भाई होने के नाते आपका मुख्य दर्द सिर्फ इससे है कि भुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ये पार्टी में आते हैं और टिकट पा जाते हैं। दर्द इसका है। आपका सवाल दर्द इस बात का है कि जो 1 दशक से 2 दशक से या एक लंबे अरसे से भाजपा का झंडा धो रहा है, उसका दरी जो ढो रहा है जो कार्यकर्ता, वो आज भी हाशिए पर है। क्या यही दर्द है ना आपका? आज गर्मी अगर आ जाती है तो पानी, रांची जैसे शहर में जिस तरह से पानी के लिए लोग त्राहिमाम करते हैं उसका सहज अंदाजा आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। आप उनको उन्होंने अवसर दिया। तो सीपी सिंह तो कहते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ। हमारे साथी समृद्ध झारखंड के मंच पर ही उन्होंने कहा है कि अभी तो मैं 68 वर्ष का हूँ और मुझसे ज़्यादा तो आज का जो युवा है वह भी नहीं दौड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो प्रभावित हुए और उनको टिकट दिया जाना वो बहुत सवाल के घेरे में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र ने ऐसा कौन सा काम किया जो उनको भी टिकट देना पड़ा। कार्यकर्ताओं के खून पसीने ने इस पार्टी को सींच करके यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा सवाल तो यही होगा ना कि 2019 में यह सवाल आपने क्यों नहीं खड़ा किया? नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्धि झारखंड। आज सियासतनामा के इस नए अंक में हमारे साथ हैं संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा झारखंड प्रदेश कार्यकारी समिति में झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और रांची से रांची विधानसभा से एक संभावित चेहरा, इनका नाम सुर्खियों में उछल रहा था, हमारे साथ हैं। लेकिन इसके पहले कि संदीप वर्मा जी के पास जाएं, थोड़ी सी जानकारी संदीप वर्मा जी के बारे में देना चाहूँगा आपको दर्शकों। संदीप वर्मा जी का नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि रांची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से भेजी गई सूची में था। कल तक अखबारों में, विभिन्न वेबसाइटों में, सोशल मीडिया में इनका नाम रांची से मजबूत दावेदार के रूप में एक सामने आ रहा था। लेकिन अचानक से जो सूची जारी हुई उसमें इनका नाम नहीं था। इनके बदले में सीपी सिंह, जो 1995 से लगातार रांची का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, करीबन 5 बार या 6 बार अब तक चुनाव जीत चुके हैं, 68 वर्ष के हो चुके हैं। बावजूद इसके भाजपा ने एक बार फिर से सीपी सिंह पर भरोसा जताया और उसके बाद संदीप वर्मा ने भाजपा की जो कार्य प्रणाली है, जो टिकट वितरण का सिस्टम है, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि संदीप वर्मा जी ने ना तो भाजपा से इस्तीफा दिया है, ना भाजपा के खिलाफ कोई बगावती तेवर अपनाने का रुख किया, फैसला किया। इन्होंने सिर्फ टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है, जो मापदंड है, और भाजपा जिस मूल्यों की बात करती है, जिन मापदंडों की बात करती है, उस मोरल वैल्यूज और पॉलिटिकल वैल्यूज पे सवाल उठाए हैं। तो सीधा चलते हैं हम संदीप वर्मा जी के पास। संदीप वर्मा जी, नमस्कार। आपने तो रांची की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल मैं देख रहा था, जैसा कि मैंने कहा कि ये तो करीबन बातों का जिक्र मैं कर दिया कि आपकी नाम उछल रहा था, लेकिन आपका एक चीज़ मुझे, जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ मुझे बड़ा उद्वेलित कर रही है। आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश देते हुए कहा है, उद्धृत करते हुए कहा है कि कोई भी बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपके मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। संभव है
दल के हाईकमान ने ऐसी व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा। अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता कार्यकर्ता का कर्तव्य है। तो क्या आप दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर ही चल पड़े हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर आत्मा बोले तो दीनदयाल जी के विचार हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उन्हीं विचारों के बदौलत और कार्यकर्ताओं के खून पसीने ने इस पार्टी को सींच करके यहाँ तक पहुँचाया है। टिकट के बारे में जहाँ तक आपने कहा कि मेरा नाम भी जो है विचारणीय था, और भी कई सारे लोग हैं, कई लोग हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा योग्य होंगे, लेकिन जो टिकट का वितरण होने के बाद पूरे प्रदेश की जनता को जहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी से खूब अपेक्षा है, क्योंकि प्रदेश में केंद्र की सरकार के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार होती है तो उसका विकास का गति बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया, हम लोग हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। बाघमारा से पूर्व विधायक थे आदरणीय श्री ढुल्लू महतो जी, और इस बार धनबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, सांसद है वहाँ से। उनके भाई को शत्रुघ्न सिन्हा बाघमारा से उनको टिकट दिया गया। संगठन में उनका क्या योगदान है जी, संगठन के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो आजसू से गिरिडीह के सांसद हैं, रोशन, हाँ, और उनके छोटे भाई रोशन लाल चौधरी जी जो पहले भी बड़का गांव से 3 बार चुनाव हार चुके, और उनको भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षणों में जब टिकट की घोषणा लगभग होने वाली थी उस समय ज्वाइन कराती और 2 मिनट के अंदर उनके नाम की घोषणा हो जाती। पूरे प्रदेश में रायशुमारी कराई गई। पूरे प्रदेश में कई सारे एजेंसियों से जो है सर्वे कराया गया। जितने भी कार्यकर्ता हैं इस तरह के निर्णय से खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में आदरणीय समीर उरांव जी, आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी, आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी, ये सभी लोकसभा चुनाव में हार का सामना किए, और उन लोगों को फिर से विधानसभा में अवसर दिया गया। किसी अन्य कार्यकर्ता के नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। लोकसभा में वो चुनाव हारे, पोटका विधानसभा। आदरणीय श्री रघुवर दास जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, मंत्री, और अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। पूर्वी जमशेदपुर में किस दबाव में उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया गया। उन्होंने संगठन के लिए ऐसा कौन सा योगदान किया, रघुवर दास या उनकी पुत्रवधू ने ऐसा कौन सा योगदान किया जिसके वजह से उनको टिकट दिया गया। क्या पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता उनके नाम पे विचार नहीं होना चाहिए था। चंपई सोरेन जी जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, वो प्रदेश के मुखिया थे, दूसरे दल का नेतृत्व करते थे। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से वो प्रभावित हुए और उनको टिकट दिया जाना वो बहुत सवाल के घेरे में नहीं है। लेकिन उनके पुत्र ने ऐसा कौन सा काम किया जो उनको भी टिकट देना पड़ा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे कि पूरे पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी का झंडा दिन रात ढोते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल हैं। तो इसका तो एक मतलब यह भी निकलता है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जमुई से केदार हाजरा भाजपा छोड़ने का ऐलान, जमुआ से, उसके बाद पोटका से मेनका सरदार, आपने चंपई सोरेन की बात की, गणेश महली ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया, जो वहाँ से 2 बार चंपई सोरेन के खिलाफ अखाड़े में उतर रहे थे। खैर, आप तो किसी विधायक नहीं है जो परित्याग कर सकते हैं। आपका दर्द जो है कार्यकर्ता के नाते है। नहीं, विधायक परित्याग कर सकते हैं और जो कार्यकर्ता है वो परित्याग कर सकते हैं, विधायक नहीं कर सकते, कार्यकर्ता से ही तो विधायक बनता है। मैंने वो कहा कि ये सवाल एक आज के दिन में हर कार्यकर्ता के मन में है जी,
और उसी सवाल को मैंने आज दिन में प्रदेश के कई बड़े लीडर्स के साथ मेरी बात हुई, कई संगठनकर्ता के साथ बात हुई और मैंने यही सवाल उनसे भी किया। और मेरा आग्रह सिर्फ इतना रहा कि आप इस तरह के निर्णय पर पुनर्विचार करें, अन्यथा पार्टी को इसका हानि उठाना होगा। प्रदेश में चुनाव सर पर है, इस तरह के निर्णय से हम सरकार बनाने की जो योजना कर रहे हैं वो योजना पूरी नहीं हो पाएगी। और हम जैसा कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए लगा हुआ है उसको इस बात का तकलीफ़ है, आम कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा ढो रहे हैं उनको तकलीफ़ है। तो मेरा सिर्फ इतना आग्रह है अपने प्रदेश नेतृत्व से, अपने केंद्रीय नेतृत्व से, इस तरह के निर्णय पर पुनर्विचार होना आपने चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि 2019 की गलती की पुनरावृत्ति की जा रही है। बिल्कुल, मैं उस बात को दोहरा रहा तो हूँ। मेरा सवाल तो यही होगा ना कि 2019 में यह सवाल आपने क्यों नहीं खड़ा किया? देखिए, 2019 और 2024 ये एक लंबा अवधि होता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी कदम को उठाते हैं तो उसको फिर से आप उसका पुनरीक्षण करते हैं और हर कार्यकर्ता को लगता है कि भाई कहीं हमसे चूक हुई तो हम उन सब को आत्मविवेचना करके सुधार करेंगे। लेकिन बारंबार अगर वो चीज़ रिपीट होता है तो हमारे जैसा कार्यकर्ता अगर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर तो हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रह जाएगा। तो इस वजह से ये सवाल आज मैंने संगठन से ये सवाल किया है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संवैधानिक तरीके से चलती है। वहाँ एक कार्यकर्ता का सवाल करना कहीं से गलत नहीं है। हाँ, इस तरह के निर्णय जो है अगर उसको सुधारा नहीं गया तो इससे हमारा काफ़ी नुकसान होगा। आपने परिवारवाद की बात की है कि भाजपा में परिवारवाद, आपने बायाप्ते उदाहरण दिया है कि चंपा सोरेन के बेटे को दिया गया, बाबूलाल सोरेन को, ये अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को दिया गया। यह तो कोई नई बात तो है नहीं। यदि आप पूरे हिंदुस्तान में देख लें तो भाजपा में ऐसे कई चेहरे मिल जाएंगे जो वंशवाद को ढो रहे हैं। देखिए, दो तरह भाजपा का दावा जरूर रहा है कि भाजपा में वंशवाद नहीं, ये दो तरह के विषय हैं। एक कि आप संगठन में कार्यकर्ता भाव से अगर काम कर रहे हैं, एक लंबे समय तक काम कर रहे हैं, आपने काम किया, आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है और तब आप उस जगह पे आते हैं तो उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन आप सीधे तौर पर किसी के पुत्र वधू, किसी के भाई होने के नाते आपका मुख्य दर्द सिर्फ इससे है कि ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो और अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, ये पार्टी में आते हैं और टिकट पा जाते हैं। दर्द इसका है। आपका सवाल दर्द इस बात का है कि जो एक दशक से, 2 दशक से या एक लंबे अरसे से भाजपा का झंडा ढो रहा है, उसका दर्द ढो रहा है जो कार्यकर्ता, वो आज भी हाशिए पर है। क्या यही दर्द है ना आपका? देखिए, 1996 में रांची विधानसभा का प्रतिनिधित्व यशवंत सिन्हा जी करते थे जी, और उस समय वो देश के बड़े नेता थे जी। बिहार के दिनों में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। और उन्होंने जब उस सीट को छोड़ा तो कई सारे प्रभावशाली लोग थे, लेकिन उन्होंने चयन किया एक साधारण कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता। तब सीपी सिंह जी एक युवा कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने अवसर दिया। तो सीपी सिंह तो कहते हैं कि मैं तो अभी जवान हूँ। हमारे साथी समृद्ध झारखंड के मंच पर ही उन्होंने कहा है कि अभी तो मैं 68 वर्ष का हूँ और मुझसे ज़्यादा तो आज का जो युवा है वह भी नहीं दौड़ सकता है। ईश्वर करे कि हमेशा वो ऐसे ही नौजवान बने रहे। लेकिन क्या है, आप जब किसी बड़े दायित्व में होते हैं तो आपको आपके कार्यकर्ताओं की भी चिंता करनी पड़ती है। यही और अगर आप सिर्फ स्वार्थवश अपने लिए विचार करते हैं तो कार्यकर्ता आपका त्याग कर देंगे। मैंने आपका कहने का मतलब है कि सीपी सिंह जी जो है उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं, आप उन्हें रांची का जो सियासी विरासत है इसे एक युवा पीढ़ी को सौंप देना चाहिए। तो क्या वह युवा पीढ़ी सिर्फ संदीप वर्मा ही होगा? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 6 टर्म में ऐसा कौन सा काम उन्होंने नहीं किया जो 7वें टर्म में कर लेंगे। अच्छा। मैंने आपका कहना है कि सीपी सिंह के पास अब कोई रांची की जनता के लिए या रांची विधानसभा की कोई बड़ी प्लानिंग नहीं बची है, कोई बड़ा इमेजिनेशन। आप
आप एक पत्रकार हैं, हर दिन रांची की समस्याओं को आप देखते हैं। रांची में आज आप सड़क पर निकल जाइए तो यातायात में आपको क्या असुविधा होती है, आप सहज उसका अनुमान कर सकते हैं। आज किसी की तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या दिक्कतें आती है, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। आज गर्मी अगर आ जाती है तो पानी, रांची जैसे शहर में जिस तरह से पानी के लिए लोग त्राहिमाम करते हैं, उसका सहज अंदाजा तो आप तो लगा विपक्ष सकते की हैं। भाषा बोल रहे हैं। आप जनता की बात करना क्या विपक्ष में बैठना होता तो है? विपक्ष तो यही सवाल कर रहा है ना, विपक्ष तो कि आज सरकार में है। विपक्ष छह बार से विधायक है, बाप जो दाती में ना आता तो सुधरा न बिजली की व्यवस्था 5 सुधरी। वर्षों से तो सरकार में भी हैं, आप समाधान भी कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। जो दायित्व में जो लोग रहते हैं, अपेक्षा जनता उनसे ही करती है, और ये जनता का विषय है। ये जनता का विषय है जिन विषयों को मैं कह रहा हूँ। और अगर आप 28 वर्षों में इसका समाधान नहीं कर पाए तो अगले 5 वर्षों में क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? और उन 5 वर्षों को भी अगर खराब कर देंगे तो रांची की जनता तो और पीछे जाएगी। तो मेरी चिंता, फिर तो यही सवाल हो गया। आज आपका तो इशारा सिर्फ इस हो रहा है कि यदि सीपी सिंह जीत जाते हैं तो रांची की जनता का 5 वर्ष खराब होता है। बिल्कुल खराब होता है। क्या खराब 28 वर्षों में कहाँ है आज अगर रांची के व्यवसायियों को छोड़ दीजिए, जो उनके द्वारा भवन बनाए गए, जो डेवलपमेंट मेन रोड हो या और जो जगहों पे हुआ, उसके अलावे इन लोगों ने अपने प्रयासों से क्या डेवलपमेंट किया है? आज सीवरेज सिस्टम, नगर विकास मंत्री रहते हुए जो रांची की सीवरेज सिस्टम है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज थोड़ी सी बारिश होने के बाद क्या हालात होते हैं शहर के। अगर आप मेरे बात से सहमत नहीं हैं तो मैं बात से सहमत हूं, सवाल सिर्फ इंटेंशन का है, क्योंकि यही भाषा विपक्ष की ओर से आती है, यही सवाल विपक्ष की ओर से खड़ा करके आता है। देखिए मेरे सभी कार्यकर्ता का मतलब होता है सीने में जितना दर्द हो, जितना भी उसके सिर मारे जाए वह सहे। तो बगावत कहा करता है कार्यकर्ता? ये बगावत है। ये तो सवाल मैं कर रहा हूँ, ये मैं आग्रह कर रहा हूँ। इसको अगर आप बगावत मानते हैं तो ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है, मैं तो कोई बगावत नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि कार्यकर्ता जूते खाने के लिए नहीं होते, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता वो मुकुट है जिसको पहन के आज हमारे जितने भी स्थापित नेता हैं, होता तो यही दिख रहा है। यदि सारे आपने जो सवाल खड़े किए हैं, आप ही ने सवाल खड़ा किया है। मैंने जो सवाल खड़ा किया है तो भाई मेरे सवाल गलत हैं अगर तो मुझे बताइए। मैं गलत कभी नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है मेरा सवाल लगता है नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। और मेरा आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन है कि जिन जिन सवालों को मैंने अगर किया, उन सवालों में अगर कोई गलती नज़र आती है तो आप मुझसे बताइए। नहीं, मुझे आपके सवालों में कोई गलती नजर नहीं आती तो है। बस बात यहीं समाप्त हो गई। मैंने सवाल किया अपने संगठन से, मैंने सवाल किया हमारे नेतृत्व से, मैंने सवाल किया जनता जनार्दन जो चाहती है, तो इसमें गलती क्या है? क्या सवाल पूछना गुनाह है? मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जनता की बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। यहाँ जितना आज के हिंदुस्तान में या आज के झारखंड में जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बन गया है, हर एक पार्टी में अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे कार्यकर्ताओं की एक ही दशा हो गई है। और ये दर्द सिर्फ आपका नहीं है, हर पार्टी का कार्यकर्ता आज इसी दर्द से जूझ रहा है। किस पार्टी में हाईकमान की मर्जी से टिकट नहीं मिलता है? सर्वे की सच्चाई क्या है आप तो खुद जानते होंगे। तो क्या ये सवाल करना गलत है? ये सवाल करना गलत नहीं है। सवाल इस सवाल समाधान क्या है? इस सवाल से सुधार कितना होगा? देखिए क्या है, जब आप प्रयास करेंगे नहीं तो सुधार होगा कैसे? सवाल करने का अर्थ यही है कि आप सचेत हो जाइए। मैं आपके गुड इंटेंशन को समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपके कलेजे में एक दर्द, सीने में एक दर्द है और कहीं न कहीं पीड़ा है। पर सवाल यही है फिर से मेरा कि सिर्फ भाजपा से नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों में कार्यकर्ताओं की पूछ कहीं हो रही है क्या? बाकी दलों का तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता तो करेगा और करता है। इसी भाव से मैंने ये सवाल उठाए हैं। एक बात बताइए, यदि भाजपा आपके सवालों का समाधान नहीं करती है तो आगे आपके पास विकल्प क्या बचता है? मैं नेगेटिव बात सोच के राजनीति नहीं करता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ और मैंने पॉजिटिव सवाल उठाए।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जनता पार्टी का झंडा ढोती है, जो जनता जो कार्यकर्ता अपने नेताओं के लिए खून पसीना बहाती है, जो इस संगठन को आज देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, वैसे लोगों की चिंता करने का मांग करना कहीं से गलत नहीं है। वैसे कार्यकर्ताओं की चिंता हमारे शीर्ष नेतृत्व को वो करते भी हैं और उनको करना भी चाहिए। पर कार्यकर्ता तो इसके लिए होता है ना कि नेताजी का जय, नेताजी का जय। कार्यकर्ता तो एक्चुअली मीनिंग यही है कार्यकर्ता का। जी नहीं, आप तो हमें गलत थीसिस दे रहे हैं। कार्यकर्ता का मीनिंग यही है नेताजी की जय, जो झंडा ढोए, बैनर ढोए, बैनर लगावे, पोस्टर लगावे। देखिए आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट अगर इस तरह का मन में विचार रखेंगे तो हमारे पूरे मैं विचार नहीं रख रहा, आज की जो तल्ख सच्चाई है पॉलिटिक्स की वो सामने रख रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भाजपा के ये नहीं कह रहा हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक ही लाइन में खड़ा कर रहा हूं। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को तो जानता नहीं हूं। अभी जिस पार्टी में हूं उस पार्टी ने मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत मैंने ये सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि इसका समाधान हमारी पार्टी करेगी। क्या पार्टी के किसी फोरम से आपको आश्वासन मिला कि आपके दर्द की जो दवा है उसकी व्यवस्था की जा रही है? रांची में जितने भी प्रदेश स्तर के लीडर हैं, संगठन में जो मुख्य संगठन करता है, उन सबों ने मुझसे बात की है और सबों को मैंने इस भाव से अवगत कराया है कि आज पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ता का ये भाव है। कई जगहों पे लोग आक्रोश में आके दल छोड़ रहे हैं, कई जगहों पे आक्रोश में लोग आकर के जो है पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इसको सुधारिए, नहीं तो हमारी पार्टी की मजबूती खत्म हो जाएगी। एक ये बताइए कि पार्टी टिकट की तो घोषणा कर चुकी है, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा का हो, चाहे महतो का हो, चाहे पूर्णिमा ललित दास का हो, या बाबूलाल सोरेन जी का हो, या मीरा मुंडा का हो। क्या इस चुनावी रणभेरी पर खड़ी होकर भाजपा के लिए संभव है कि इन प्रत्याशियों का नाम वह पीछे ले? मैं दो सवाल इसमें कर रहा हूं। यदि वो पीछे लेती है तो उसके बाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, और यदि वह अपने स्टैंड पर कायम रहती है। ऐसे किस क्रांतिकारी को टिकट बीजेपी दे दी है और जिसको टिकट काट देने से जो है क्रांति हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा? क्या योगदान है उनका? क्या योगदान है उनका? किसी का बेटा होना, किसी का भाई होना, किसी की बहू होना, यही योग्यता है। तो ये गुनाह भी कहाँ है? नहीं, गुनाह नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आइए, संगठन में जो हमारे जैसे कार्यकर्ता जैसे पार्टी का झंडा ढोते हैं, जैसे पार्टी का कार्य करते हैं, आप भी कीजिए। आप योग्य और क्षमता तब अपना दिखाइए। तो आप राजा और रंग को एक कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं क्या? ये कोई अनार्की थोड़ी ही है। भारतीय जनता पार्टी अनार्की से नहीं चलती है। तो आईना तो आप ही ने दिखलाया है। नहीं, ऐना नहीं, मैं अनार्की की बात कर रहा हूँ और यहाँ संवैधानिक तरीके से बात होती है, इसलिए मैंने इस मंच पे आकर के ये बात मैंने आपसे कही। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में सुधार हो। हमारी भी शुभेच्छा है कि आपके जैसे युवाओं का जो दर्द है अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन, मैं फिर कह रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान होनी चाहिए। देखिए, कोई भी मेरा सवाल व्यक्तिगत किसी से नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता भाव से जो भी सवाल मैंने किया है, और ये हर कार्यकर्ता के मनोदशा की बात है, हर कार्यकर्ता के मन में है। मुझ जैसा कार्यकर्ता अगर इस सवाल को नहीं उठाएगा तो बाकी कार्यकर्ता कुंठित होकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।